हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया, पहला नंबर प्रश्न दिया कि मदन किसका पुत्र था। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट में। पहला नंबर का ऑप्शन दिया गया है कि सेन साहब, बी में दिया कि सोफर, और सी में दिया कि गिरधरलाल, और डी में दिया गया है कि सिंह साहब। चलिए, सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है और आप लोगों को बताना है कि आप लोग जानते हैं तो भी बताइए और नहीं जानते हैं तो भी बताइए। तो सभी स्टूडेंट तो जानते ही होंगे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेन साहब का था, कि सोपर का था, कि गिरधरलाल का था, या फिर सिंह साहब का था। चलिए, तो मदन किसका पुत्र था सर, तो हो जाएगा गिरधरलाल का। इसका करेक्ट वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, चलिए 2 नंबर प्रश्न के आप लोग को बता, और जल्दी से आप लोग बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। चलिए, इसका प्रश्न का आप लोग को जवाब देना है। जल्दी से आप लोग दीजिए कि इसका राइट वाला आंसर क्या होगा। ए में देख की शिक्षा, बी में देख की जनसंख्या, और सी में देख की जाति प्रथा, और डी में देख की उद्योग धंधों की कमी। और एक और बात है कि यहीं से क्यूज में टेस्ट होगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, हिंदी से ही क्यूज में टेस्ट होगा आज। ठीक है, 8:30 में। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे सर, तो हो जाएगा सर जाति प्रथा को। किसको, तो जाति प्रथा को। ठीक है, मानते थे प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे, तो आप लोग इसको करेक्ट वाला आंसर याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पर थर्ड नंबर की जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका जवाब देना है आप लोग को। एम देखिए कहानी है, फिर निबंध है, या फिर रिपोर्टाज है, और डी में दिया गया कि शिक्षा शास्त्र है। चलिए, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन साहित्य की कौन सी विद्या है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर, तो हो जाएगा निबंध है। क्या है, तो निबंध है। इसको याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आता है प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, कामसूत्र किसकी रचना है। दिया गया ऑप्शन नंबर ए में कि वात्स्यायन की, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या गुणाकर मूल्य की, या अम्बेडकर जी की। चलिए, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट वाला आंसर, और बताइए जल्दी से कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र किसकी रचना है, तो हो जाएगा सर वात्स्यायन की। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट वाला आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ में हम लोग चलेंगे और आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पर बताना है। चलिए देखिए, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी के आदि कवि का क्या नाम था। तो हिंदी के आदि कवि के आपको नाम पूछा जा रहा है कि क्या है। एम दे की रामधारी सिंह, और बी में देगा है कि मैथिली शरण गुप्त, और सिम दे की सरहपाद, और डिम दे की दंती दुर्ग दिनकर। चलिए, सभी स्टूडेंट बताएंगे कि ये आदि कवि कौन है। ठीक है, इसका प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कि 5 का राइट आंसर क्या होगा सर, तो हो जाएंगे सरहपाद। जो आदि कवि के नाम से जाते हैं सरहपाद को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि की बेटी थी। तो पपाती आपको बताना है कि किसकी बेटी थी। एम दिया कि बल्ली अमाल की, या फिर बी में दिया गया यहाँ पर देखिए नजमा की, और डी में दिया कि मंगमा की, और डी में दिया कि रंगबा की। ठीक है, तो जो पपाती थी वो आपको बताना है कि किसकी बेटी थी, और सभी स्टूडेंट को इसका राइट वाला आंसर बताना होगा। चलिए, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो जो पपाती थी वो बल्ली अमाल की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तो आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा साहित्य होता है। यानी कि दूसरे के द्वारा नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। इसका जवाब देना है। देखिए, पीडीएफ तो नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, दूसरों की नकल कर की साहित्य है, मतलब कैसा साहित्य है। तो देखिए, एम दिया गया है उत्तम, बिम दे की अधम, और सिम दे की मध्यम, और डिम दे की सर्वोत्तम। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसी साहित्य होता है। इसका प्रश्न का आपको जवाब बताना है। तो 7 का राइट वाला आंसर क्या हो जाएंगे सर, तो वो हो जाएंगे अधम होता है। वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि अधम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अधम यहाँ पर बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए, 7 हो गया है, और 8 नंबर प्रश्न की तरफ में हम चलेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न ऊपर ही दिया गया है, और आप सभी स्टूडेंट को इसको जल्दी से आप लोग बताना है। चलिए, संध्या, जारा बाबा, चलिए सभी स्टूडेंट क्रिएटिव सिनेमा, चलिए अधम बता रहे थे, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है 8 नंबर प्रश्न की बिरजू महाराज को किससे महारत हासिल थी। यानी कि बिरजू महाराज को किससे महारत हासिल थी। एम दे की कथक, भीम दे की भारतनाट्यम, और सिम दे की गायन, और डिम दे की वादन। तो इसका प्रश्न का आंसर आप लोग को बताना है, और बिल्कुल राइट वाला आंसर आप लोग को बताना है कि क्या होगा। चलिए, तो 8 का राइट वाला आंसर क्या हो जाएंगे सर, तो हो जाएंगे कथक। जो बिरजू महाराज की किस में महारत हासिल थी, तो कथक में। कथक में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आप सभी स्टूडेंट इसको ए ऑप्शन नंबर राइट मार लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि लेखक अभिनयों में रहकर कितने गद्य की रचना की। चलिए,
इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि लेखक ने अभिनयों में रहकर कितने गद्य की रचना की थी। एम दिए गए हैं कि 29, बीम दे की 28, सीम दे की 27 और डीम दे की 30। चले 9 का राइट वाला आंसर आप लोग को बताना है कि क्या होगा सर। तो 27 का राइट वाला आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो लेखक थे वो अभिनयों में रहकर 27 गद्य की रचना की थी, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। दिया गया है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, तो मछली पाठ के लेखक आपको बताना है। मैं आपको बताया था कि आपको लेखक के नाम आपको सभी चैप्टर का याद रख लेना है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, लेखक पाठ के लेखक का क्या नाम है आपको बताना है, मछली लेखक का। चलिए रामदेवरी से दिनकर होगा, या रामचंद्र शुक्ल होगा, या फिर विनोद कुमार शुक्ल होगा, या डी में दिया है कि प्रेमचंद्र। चले सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सर। तो हो जाएगा सर विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन थे, तो विनोद कुमार शुक्ल थे, यानी कि इसका राइट वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम आपसे पूछा जा रहा है। एम दे की शमसुद्दीन, बीम दे की कमरुद्दीन, सिम दे की अमरुद्दीन और डिम दे की गयासुद्दीन। चलिए इसका बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएंगे कि कमरुद्दीन था। क्या था, तो कमरुद्दीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। एम दे की मध्य प्रदेश, बीम दे की पटना, सिम दे की दिल्ली और डिम दे की पंजाब। तो सभी स्टूडेंट बताएं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर। तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न दिया गया कि हिंद हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज आपको बताना है किसकी रचना है। तो 13 का क्या हो जाएंगे सर, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी की। ठीक है, किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग याद करते चलिए। देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। एम देखिए 1937, बी में देखिए 1938, सी में देखिए 1838 और डी में देखिए कि 1837। तो देखिए जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1938 ईस्वी। कब हुआ था, तो 1938, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को तो याद ही होगा और आप लोग बता नहीं रहे हैं, कमेंट कीजिए। सभी स्टूडेंट का मैं कमेंट चेक कर सकता हूँ। देखिए पिंटू बता रहा है, संध्या, चलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा स्टूडेंट जुड़े हैं, रानी, चलिए बहुत अच्छा, श्रेया बाबा, चलिए सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और के सिक्कों मिले थे, यानी सोने के सिक्का कितना मिला बीरन हेस्टिंग को। एम दिया गया है कि 172, बीम दिया गया है कि 173 और डिम दे कि 174 और डिम दिया गया है कि 175। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि बीरन हेस्टिंग को कितने दारिक नामक सोने के सिक्के मिले हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे सर। तो 15 का राइट आंसर हो जाएंगे 172 नामक दारिक सिक्के से भरा घड़ा मिला था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ब्रह्म का निवास स्थान है। ब्रह्म का निवास स्थान क्या है, प्रणाली है, या फिर हृदय है, या फिर मंदिर है, या फिर मस्जिद है। तो ब्रह्म का स्थान कहाँ पर है। 16 का सभी स्टूडेंट बताएंगे कि क्या होगा सर। तो हो जाएगा हृदय। क्या हो जाएगा, तो हृदय है इस कहानी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देगा बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर आप लोग याद रखिएगा, और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है कि रसखान किसकी भक्ति करते थे। कृष्ण का, देखिए राम का, या फिर शिव का, या फिर कृष्ण का, या विष्णु का। देखिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। तो मुंह में से तो सही आवाज मतलब आंसर निकल जाता है। देखिए तो रसखान किसकी भक्ति करते थे, तो कृष्ण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग याद रख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित है। ठीक है, तो इसका प्रश्न का बताना है कि बादल है, सुजान है, या फिर भगवान है, और फिर कृष्ण है। तो घनानंद का दूसरा पद किसको संबोधित है, मतलब किसको संबोधित करता है। तो इसका राइट वाला आंसर हो जाएंगे सर बादल। किसको, तो बादल द्वारा ही वो कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग किताब पढ़िएगा तो उसका अर्थ समझिएगा। तो बादल से ही वो कह रहे हैं कि आप लोग बादल को कि जाकर आप सुना दीजिए। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न की सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा कहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। एम दे की जगत माता, बीम दे की भारत माता, और सिम दे की कुमाता, और डी में दे की माता। चले सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा यानी कि उदासनी किसे कहा है। चले 19 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर, तो हो जाएंगे भारत माता। ठीक है, भारत माता चैप्टर से नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चले 20 नंबर प्रश्न आप लोग को बताना है कि धूसरता किसके श्रृंगार सजाती है।
हाँ, धूसरता किसके श्रृंगार सजाती है? एम देखी सोने, बी में देखी पानी, और सी में देखी मिट्टी, और डी में देखी चांदी। सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताएंगे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर? तो हो जाएंगे मिट्टी। ठीक है, यानी जो धूसरता है वो किसके श्रृंगार सजाती है? तो मिट्टी की श्रृंगार सजाती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऐसा प्रश्न अब आएगा एग्जाम में तो आप लोग बिल्कुल राइट आंसर ही मारिएगा। ठीक है, चले देखिए 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हिरोशिमा किसकी कविता के कवि कौन है? ठीक है, जो हिरोशिमा है कविता के कवि आपसे पूछा जा रहा है कि अगे हैं या फिर अनामिका है या फिर जीवनानंद दास है या फिर कुंवर नारायण है। चले 21 का राइट आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा सर? तो हिरोशिमा है वो है अगे। कौन है? तो अगे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद हो गया। चले नेक्स्ट प्रश्न आप लोग, और एक और बात बता दीजिए, आप लोग आगे का पूरा नाम आपको बताना है कि पूरा नाम क्या है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए और सभी स्टूडेंट का मैं कमेंट आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि कौन क्या बताया। चलिए 22 नंबर प्रश्न बताएंगे आप लोग कि कुंवर नारायण किसे कवि है, यानी कि कैसे कवि है। देखिए कैसे लिखा गया है यहाँ पर, तो पूछा जा रहा है। एम देखिए रहस्यवादी, बीम देखिए छायावादी, सीम देखिए स्वच्छवादी, और डिम देखिए संवेदना। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कुंवर नारायण कैसे कवि थे। 22 का क्या होगा सर? तो हो जाएगा संवेदनाशील कवि थे। कैसे कवि थे? तो संवेदनाशील, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी याद रख लीजिएगा। चले 23 नंबर प्रश्न दे कि हमारी नींद कविता में किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या होगा। और देखिए जो क्यूज होगा 8:30 में वो यहीं से क्यूज रहेगा, तो हिंदी से ही क्यूज आज कराएंगे क्योंकि हिंदी से क्यूज अभी तक नहीं हो पाया है, तो आज हिंदी का करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां पर अवश्य ही जुड़िएगा और इसको पूरा देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमारी नींद कविता में किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? बैल है या फिर अंकुर है या फिर हिरन है, और डी में दिया गया है कि बकरी है। चले 23 का राइट आंसर क्या होगा सर? तो हो जाएगा अंकुर। किसका बात किया गया है हमारी नींद में? तो अंकुर का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया करेक्ट वाला आंसर। चले यहाँ पर देखिए दिया गया 24 नंबर में, अब ये व्याकरण से हो गया। ठीक है, तो दिया गया कि अंगः में बालक को क्या समझता है? एम देखी माँ, बी में देखी बेटी, सी में दिया गया कि बेटा, और डी में देखी पिता। हाँ वो सॉरी किताब में कहा है, किताब में देखिए किताब में हाँ ठीक है। तो देखिए अंगा में एक बालक मतलब को क्या समझता है? तो देखिए 24 का राइट आंसर क्या होगा सर? तो इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोनम सिंह लिख रही है कि सच्चिदानंद हीरानंद बसे आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आपका सही हो गया। और कोई स्टूडेंट लिखा है, उनका नाम मैंने पूछा था। तो देखिए जानवी कुमारी भी लिखी हुई है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए सभी स्टूडेंट लिखे हुए हैं। 22 का डी बता रहा है। ठीक है, 24 का बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट सी बता रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए चलिए इसी तरह से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अब हम लोग चलेंगे 25 नंबर प्रश्न में। 25 को आप लोगों को जल्दी से बताना है, देखेंगे कौन स्टूडेंट सबसे फास्ट है। देखिए 25 नंबर दिया गया है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि क्या बनकर तैरते रहने की समन्ना करते हैं, मतलब कामना करते हैं। चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि क्या बनकर तैरने रहने की बात करते हैं, यानी कामना करते हैं भगवान से। चलिए एम दिया गया है कि बतख, मछली, हंस, या फिर डी में दिया गया कि सांप। चलिए इसका राइट वाला आंसर बताएंगे कि 25 का क्या होगा सर। तो देखिए तैरता कौन है? तो देखिए वो तैरता है वो है हंस, यानी कि हंस की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु में लहू लहू लुहान कौन भटकेंगे। ठीक है, इसका बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। देखिए भक्त, भीम देखिए भगवान के पैर, और सिम देखिए दानव, और डिम देखिए राजा। जल्दी से बताएंगे सर कि मेरे बिना तुम प्रभु में लहू लुहान कौन भटकेंगे। तो देखिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर? तो हो जाएंगे भगवान के पैर। भगवान के पैर भटकेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बिल्कुल राइट वाला आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए और सभी स्टूडेंट एक बार लाइक करेंगे। ठीक है, देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। ठीक है, अनुवादित है आपको बताना है, अंग्रेजी से या जर्मन से या रूसी से, और डी में देगा कि फ्रांसीसी से। तो 27 का राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो हो जाएगा सर मेरे बिना जो तुम प्रभु है वो जर्मन भाषा में अनुवादित है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। और सभी स्टूडेंट को राइट आंसर ही बताना है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। देखिए दिसंबर भी बीतने वाला है और जनवरी के बाद फरवरी, यानी कि 17 फरवरी से आपका एग्जाम चालू होने वाला है लगभग। ठीक है, तो देखिए बहुत कम ही टाइम बचा है। ठीक है, लगभग 2 महीना टाइम बचा है आपके लिए। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल मन से पढ़िए। देखिए 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ढाते विश्वास के रचयिता हैं। ढाते विश्वास के रचयिता कौन है? सांवर दैया है, या सुजाता है, या सात कोड़ी होता है, या फिर श्रीनिवास है।
तो 28 का राइट वाला आंसर क्या होगा सर? तो हो जाएगा सात कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। धाटे विश्वास के रचयिता कौन है? तो सात कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गुड़ निधि कहाँ से लौटा था। जो गुड़ निधि था वो कहाँ से लौटा था? कटक से या फिर कर्नाटक से या फिर कलकत्ता से, और डी में दिया है कि बेंगलोर से। चलिए बताइए, तो 29 का राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि गुड़ निधि कहाँ से लौटा था, तो इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा सर कटक से लौटा हुआ था, कटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राइट आंसर, तो याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पति की क्या उम्र थी। पपाती की उम्र आपको बताना है कि वो कितने वर्ष की थी। एम देखिए 10 वर्ष, बी में देखिए 13, और सी में देखिए सी में देखिए 11, और डी में देखिए 12। जल्दी से बताएंगे सर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर कि जो पपाती थी वो 12 बरस की थी। ठीक है, कितना? तो 12 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इसका करेक्ट वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चले नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो सभी स्टूडेंट बताइए कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च का निर्णय लिया था। एम दिया गया कि 60, बिम दे की 50, और सिम दे 70, और डिम दे की 100। चलिए इसका बताना है करेक्ट वाला आंसर, तो हो जाएंगे सर 50। ठीक है, 50 रुपये महामारी में उसको खर्च करने के लिए दिया था सीता को, उनके बेटों ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं। तो ऑप्शन देखिए संवरदैया है, और बी में देखिए श्रीनिवास, और सी में देखिए ईश्वर पाटेकर, और डी में देखिए कि सात कोड़ी होता। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो देखिए सर धरती कब तक घूमेगी, इसका जो कहानीकार है वो संवरदैया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न याद करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, याद करना जरूरी है। देखिए एग्जाम नजदीक आ चुका है। देखिए 33 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ठीक है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र आपसे पूछा जा रहा है कि मंगमा है, पपाती है, या फिर सीता है, और डी में देखिए लक्ष्मी। तो 33 का आप लोग बताइए कि क्या होगा सर। तो देखिए उसका राइट आंसर हो जाएंगे पपाती। जो नगर कहानी है उसमें उसका जो प्रमुख पात्र है वो पपाती है। जो पपाती का उम्र था 12 बरस, तो आप लोग याद रखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर प्रश्न दिया गया है कि लक्ष्मी के बांध की निगरानी करने के किसको भेजा। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लक्ष्मण को भेजा था, या फिर रंगपा को, या फिर गुड़निधि को, या फिर डिम दे की अच्युत को। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए लक्ष्मी के बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा गया था। तो भेजा गया था अच्युत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 नंबर दिया गया है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो इसका प्रश्न आप लोग को बताना है। एम की ब्रह्मपुत्र, बिम की महानदी, सिम की सोन, और डिम की कोसी। तो ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो 35 का राइट आंसर आप लोग बताइए सर कि क्या होगा। तो हो जाएगा सर महानदी। कौन नदी होगा? तो महानदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, और जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कमेंट एक बार दबाइए आप लोग। 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संख्या के कितने भेद होते हैं। ये सभी स्टूडेंट का कमेंट में चेक करूंगा। एम देखिए 5, 3, 4 और 6। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। राजकुमारी, चले रौनक राज, श्रेय बाबा, चले सभी स्टूडेंट बता रहे हैं। और कोई स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करिए। संजना, चले बहुत अच्छा। बिहार बोर्ड एग्जाम, चले अभिषेक, आरके गेमिंग, चले पिंटू चौहान, चले जिसको भी कमेंट करिए जल्दी जल्दी से। तो देखिए सर संख्या के कितने भेद होती है। तो होती है 5। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आप लोग मिला लीजिए। चले 37 नंबर प्रश्न देखिए कि कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। तो प्रश्न बताइए आप लोग। इसका आंसर दिया गया है कि निजीवाचक, या फिर निश्चयवाचक, और सिम देखिए अनिश्चयवाचक, और डिम देखिए पुरुषवाचक। तो कोई आ रहा है यानी कि इस वाचक में कोई कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए कोई यानी कि ये तो निश्चित नहीं है कि वो कौन है। ठीक है, तो इसका राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा। तो अनिश्चित वाचक में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चले यानी कोई मतलब कोई आ सकता है। ठीक है, तो अनिश्चित में जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर दिया गया है कि रामचरित मानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेषण पद चुनना है आपको। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे। एम दे की रामचरित मानस, बिम दे की मार्मिक, और सिम दे की प्रसंग, और डिम दे की अनेक। तो रामचरित मानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है, मतलब विशेषण पद आपको चुनना है। तो करेक्ट वाला आंसर क्या हो जाएंगे। तो मार्मिक
प्रसंग, यानी कि इसका राइट वाला आंसर हो जाएंगे मार्मिक। ये जो है वो विशेषण है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अनेक मार्मिक यानी कि प्रसंग आए हैं, मार्मिक जो हो जाएगा वो विशेषता बता रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि विशेषता मतलब क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई हीरो आ रहा है, ठीक है, तो हीरो जो आ रहा है, ठीक है, तो उसका तो नाम तो नहीं है, वो देखिए अक्षय कुमार हीरो आ रहा है, तो इसका विशेषता क्या होगी, यानी कि उसमें क्या विशेष है, तो हीरो। तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न दिया गया है कि क्रिया के अनेक पद होते हैं। तो क्रिया के अनेक पद क्या होते हैं, दो होते हैं या फिर तीन होते हैं या फिर चार होते हैं या पांच होते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे 39 का राइट वाला आंसर क्या हो जाएंगे। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, भेद बताना है। देखिए तो इसका क्रिया के दो भेद होते हैं सर, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहीं से सेम टू सेम क्यूज में प्रश्न रहेंगे और सभी स्टूडेंट को 30 में 30 प्रश्न लेकर आना है, 30 को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और 30 में 30 लेकर आना है सभी स्टूडेंट को, किसी को भी एक नंबर कम नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हिंदी का होता है वो बहुत आसान विषय होता है, ठीक है, और जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए तो भारी नहीं हो गया, ठीक है। और देखिए जब तक 1000 मेंबर टेलीग्राम पर नहीं पूछते हैं तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हम सोचे हैं कि वो एक नंबर 1 2 और 3 यानी कि 3 रैंक तक जितने भी स्टूडेंट लेकर आएंगे, जितना में जितना हो, ठीक है, उनको पैसा में फर्स्ट रैंक को 20 रुपया और दूसरा रैंक को 15 रुपया और थर्ड रैंक को 10 रुपया, ठीक है। तो इतना रुपया आपको डेली मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से वहाँ पर मेंबर को ऐड कीजिए, ठीक है, और ऐड करने का भी तरीका मैं आपको बता ही दिया हूँ, तो आप लोग जाकर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए 40 नंबर बताइए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के आपको भेद बताना है। हम देखिए 5 6 3 और 4, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे 40 का राइट वाला आंसर क्या हो जाएंगे। तो बताइए जल्दी से। तो इसका राइट वाला आंसर हो जाएंगे सर कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए कोई भी आपको नहीं देता होगा पैसा, लेकिन हम देते हैं आपको, टेस्ट भी दीजिए और पैसा भी लीजिए, देखिए आपको कितना फायदा होने वाला है। तो 21 नंबर का प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग कि बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है। 41 का राइट वाला आंसर आप लोग को बताना है कि बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है, कर्ता का, कारण का, अधिकरण का या फिर संप्रदान का। देखिए बंदर पेड़ पर यानी किस पर, तो पेड़ पर, तो आप लोग बताइए कर्ता ने, करण को, ठीक है, अधिकरण में पर, ठीक है, और संप्रदान के लिए। तो जल्दी से बताएंगे कि किस में आ रहा है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 41 का क्या होगा सर, तो अधिकरण में पर, अभी अभी मैंने बताया अधिकरण में पर, यानी कि में आता है और पर आता है, तो पेड़ पर यानी कि पर आ रहा है तो अधिकरण में जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट वाला आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना से दृष्टि से आपको बताना है कि जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 42 का राइट वाला आंसर क्या हो जाता है, तो 3 होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे 43 नंबर। देखिए दिया गया है कि नदी प्लस इस में कौन सी संधि हुई है, ठीक है, दीर्घ संधि हुई है या फिर यण संधि हुई है या फिर वृद्धि संधि हुई है या फिर यादि संधि हुई है। तो 43 का क्या होगा सर, तो देखिए सबसे पहले इस तरह से प्रश्न आएगा तो आपको कैसे पहचानना है कि कौन सी संधि हुई है। तो देखिए दीर्घ संधि में क्या होती है, यानी कि दोनों दीर्घी से शुरू होती है, यानी कि नदी आ रही है तो इसमें भी दीर्घी है और इस यानी कि इसमें भी दीर्घी है, और दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो दीर्घ संधि बन जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मुख का विलोम है। तो मुख का विलोम विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो एम दिया कि कम मुख है या फिर अमुख है, और सिम दिया कि विमुख है, या फिर डी में दिया गया कि वाचाल है। तो मुख का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो 44 का ऑप्शन नंबर बताना है आपको। तो मुख का विलोम हम लोग को याद है वो है वाचल, ठीक है, वाचाल, ठीक है। इसका राइट वाला आंसर कहां पर जाता है, तो जाता है ऑप्शन नंबर डी में, मुख का विलोम होता है वाचाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसको याद रखिएगा सर, हमेशा प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा पूछे ही जाएंगे, 100% गारंटी के साथ है, क्योंकि आलोक प्रकाशन का मॉडल सिंपल पेपर है, और आप लोग को बताया था कि आलोक और इंटरनेट द्वारा जारी पेपर आपको पढ़ना ही है, ठीक है, और टारगेट भी पढ़ते हैं तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग पढ़िए, बिल्कुल आएगा 100%। और जो भी स्टूडेंट लेकर आते हैं 4 से 50 नंबर, उन लोगों को इसलिए मैं टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में आपको जोड़ रहा हूँ। 4 से 50 लेकर आइए, और फिर आपको जहां भी आपका घर है वहां पर आपको गिफ्ट प्रोवाइड होगा, ठीक है, आपके लिए हमारे चैनल द्वारा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लिए कि 4 से प्लस लाना है तो लाना है, ठीक है।
तो देखिए 45 में बताइए कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। तो अष्ट धातु में कौन सा समास है? इम देखिए वायवीय भाग, बिम देखिए दीर्घु, सिम देखिए तत्पुरुष और डिम देखिए द्वंद्व। तो अष्ट धातु, तो 45 का राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा सर? तो हो जाएगा दीर्घु समास है। ठीक है, याद रखिएगा अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो दीर्घु समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए सब प्रश्न जो है वो हटके हैं। देखिए 46 नंबर दिया गया है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? इम दे की गुदरी में लाल रंग लगना, और बिम दे की लाल होना, और सिम दे की निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, और डिम देगा कि निर्धन परिवार में लाल का जन्म होना। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 46 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर कि निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बिल्कुल राइट आंसर। तो आप सभी इसको याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। एम देखी हितैषी, बिम देखी हतैषी, और सिम देखी हितैषी, और डी में दिया गया है कि हितैषी। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ करके अंतर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए सर कि शुद्ध शब्द आपको पहचानना है कि हितैषी कैसा होता है। ठीक है, तो 47 का राइट वाला आंसर क्या हो जाएंगे सर? तो हो जाएंगे हितैषी। ठीक है, कैसा लिखा था? तो हितैषी। ठीक है, हितैषी आप लोग ऑप्शन नंबर सी को मारिए, बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोग का भी जवाब मैं देख लेता हूं कि आप लोग कैसे जवाब दे रहे हैं। चलिए परवीन, सभी स्टूडेंट सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। चलिए सभी स्टूडेंट सी बताइए क्योंकि ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 48 नंबर प्रश्न में। तो आप लोग यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर प्रश्न भी आ गया है और आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए दिया गया है कि किस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस चिन्ह को विस्मयादि चिन्ह कहा जाता है। एम दिया गया है कि इस तरह से, यानी कि एकार और इस तरह से, और बी में दिया गया है कि डबल डॉट और फिर इधर से डबल डॉट। ठीक है, और सी में दिया गया है कि इस तरह से। ठीक है, और डी में दिया गया है कि यहाँ पर एक सूचक है। देखिए तो इन चारों में से आपको बताना कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है वो कहाँ पर लगाया जाता है। तो 48 का राइट वाला आंसर क्या हो जाएंगे सर? तो हो जाएंगे अंतिम में जो लगा दिया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी इस तरह से कार कोई भी चीज लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में इस तरह से चिन्ह लगा देते हैं कार का, तो एक विस्मयाधिक बोधक का वो चिन्ह कहलाता है। तो याद रखिएगा, आपको याद नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए। चले नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उपसर्ग किसी शब्द में कहाँ जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जो उपसर्ग होता है, तो आप सभी को दो चीज मैंने पढ़ाया था कि प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि क्या होता है। तो देखिए जो उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग जो होता है वो आगे ही लगकर बदल देता है, जो प्रत्यय रहता है वो पीछे लगता है। आपको ये याद रखना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि उपवास। ठीक है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो उप है। कौन सा है? तो उप है, यानी कि ये आगे आया और प्रत्यय पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर? उपवास आ रहा है, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो अ। ठीक है, तो आप सभी समझ जाइए कि उपसर्ग जब भी आएगा तो आगे आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें। देखिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर कि विसर्ग, यानी कि इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का उदाहरण स्थान क्या है? तो जो विसर्ग होता है उसका उदाहरण स्थान आपको पूछा जा रहा है। एम देखिए तालु, बिम देखिए मुर्दा, सिम देखिए कंठ, और डी में देखिए नासिका। सभी स्टूडेंट बताएंगे 50 का राइट आंसर क्या होगा, और जल्दी से बताइए। तो विसर्ग का जो उदाहरण होता है, उच्चारण होता है, वो क्या होता है? तो होता है कंठ। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसको याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है सर, तो एक बार आप लोग लाइक करिए, लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए रंगपथा। रंगपथा देखिए ये प्रश्न जो है वो सभी मॉडल सेट में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखिए, और बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा कि रंगपा कौन था? व्यापारी था, वकील था, या फिर किसान था, या फिर जुआरी था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि जुआरी। तो बताइए कि रंगपा क्या था? तो जो रंगपा था वो क्या था? जुआरी था, अपने गांव का एक जुआरी था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 51 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है। सुक्ति यहाँ पर लिखा गया है, तो सुक्ति आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सुक्ति का सही संधि विच्छेद यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सु प्लस उक्ति। ठीक है, इस तरह से सु रहेगा और उक्ति। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सु प्लस उक्ति, इस प्रकार से इसका सही संधि विच्छेद हो गया। तो बताइए सर कि कहाँ पर दिया गया है सुक्ति का संधि विच्छेद? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट डी मार देते हैं, मतलब सी मार देते, तो ऐसा नहीं है, सुक्ति का इसी तरह से संधि विच्छेद होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए यथाशक्ति कौन सा समास है? यानी कि यथाशक्ति क्रमधारय, या फिर द्वंद्व, या फिर अव्ययी भाव समास, या फिर डी में दिया कि बहुब्रीहि समास।
तो आप लोग सुबह में क्लास करिए, क्योंकि सुबह में हम जब क्लास लेकर आएंगे, ठीक है, वहां पर समास लेकर आएंगे, ठीक है। तो समास लेकर आएंगे हम वहां पर, ठीक है, क्योंकि समास में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो वहां से एक वीडियो देख लीजिएगा, तो कहीं पर भी दिक्कत आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि कल्पलता किसकी रचना है। तो कल्पलता आपको पूछा जा रहा है, एम देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बीम देखिए गुणाकर मूले, सिम देखिए अशोक वाजपेयी और डिम देखिए महात्मा गांधी। तो जो कल्पलता है वो किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है कल्पलता। तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर ही बताइए आप लोग। देखिए कौन कौन से बता रहे हैं, राजीव कुमार पासवान ये बता रहे थे, औराग कुमार ये बता रहे थे, राजकुमार ये बता रही थी, गुड़िया कुमार ये बता रही थी, सोनम, चलिए बहुत अच्छा, रोहित कुमार, चलिए ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छा। देखिए राजकुमारी, आर के गेमिंग, सभी सोनम, मिनी कुमार, बिहार बोर्ड एग्जाम, चलिए सभी स्टूडेंट बता रहे हैं। देखिए 55 नंबर प्रश्न की तरफ में हम लोग चलेंगे और आपको बताना है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो मंगमा की बहू का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि नाजमा है या रंगमा है या फिर गंगमा है और डिम दे की संगमा है। चलिए जल्दी से बताइए कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। 55 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर कि नजमा है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इस तरह से नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ में चलना है और आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वैरे, यह किस कवि के लिए कहा है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वैरे इस कविता के लिए कहा गया, किस कविता के लिए कहा गया है, इसको बताना है। कविता कवि के लिए लिखा है सर, सॉरी, देखिए कवि के लिए कहा गया है। तो 56 का आप लोग बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। एम देखिए कबीरदास के लिए या फिर भीम दे की मलिक मोहम्मद जयासी के लिए या फिर रहीम के लिए और डिम दे की रस खान के लिए। जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है हरिजन पे कोटिन हिंदू वैरे, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रस खान के लिए कहा गया है। किसको कहा गया, तो ऑप्शन नंबर डी में देगा बिल्कुल। आप लोग करेक्ट वाला आंसर आप लोग मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 57 नंबर प्रश्न देखिए, हमारी नींद में नींद किसकी प्रतीक है। तो नींद आपको बताना है कि किसका प्रतीक है। एम दे की पागलपन और बिम दे की बेहोशी, सिम दिया गया है कि गफलत और डिम दे की मदहोशी। देखिए जो हमारी नींद है वो नींद किसकी प्रतीक माना गया है। तो 57 का राइट वाला आंसर हो जाता है गफलत, ठीक है, गफलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देगा बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इसको याद रख लीजिएगा। चलिए 58 नंबर बताइए, एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी स्टूडेंट को बता रहा हूँ एक बार सब्सक्राइब वाला बटन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका वायरल पेपर होगा, ठीक है, मतलब हर साल होता है, कहीं इस साल भी हो जाए और नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर हो जाता है तो इसी चैनल पर आपको उसका आंसर कराया जाएगा। तो इसी तरीका से, ठीक है, तो आप लोग उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां से आपको जाकर टेलीग्राम को अवश्य ही ज्वाइन कर लेना है अगर आपको पैसा लेना है तो, ठीक है। देखिए अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या फिर डी में दिया गया यहाँ पर 5। सभी स्टूडेंट बताइए। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट बताना है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर कि 4 होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। इसका करेक्ट वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी में जाएगा करेक्ट वाला आंसर। चलिए 59 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। तो वाणी कब 20 के समान हो जाती है। प्रश्न का ऑप्शन है राम नाम बिनु और भीम देख जान के बिना और सिम देखी तीर्थ यात्रा के बिना और डिम देखी इनमें से सभी। तो देखिए जो प्राणी का जो कब 20 के समान हो जाता है, ठीक है, प्राणी कब 20 के समान हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है राम नाम बिना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को बताना है कि घनानंद की भाषा क्या है। तो घनानंद की भाषा बताना है आपको। एम दे की अवधि, बिम दे की ब्रज भाषा, सिम दे की प्राकृतिक और डिम दे की पाली। सभी एक बताएं कि घनानंद की भाषा क्या है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर, तो हो जाएंगे ब्रज भाषा, ठीक है। घनानंद की जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिएगा बिल्कुल राइट आंसर आप लोग मार दीजिएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 60 प्रश्न यहाँ पर हमने कराया है, ठीक है, हिंदी का सेट, ठीक है, सेट 1 है, ठीक है, सेट 1 जो 60 इसमें प्रश्न है और ठीक है। और फिर चलिए सेट 2 में हम लोग आप चलेंगे और वहां से भी 30-40 प्रश्न वहां से भी कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग सेट 2 में चलते हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग को बताना, यहाँ पर आप लोग को दिख ही रहा होगा प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है।
तो जल्दी से बताएंगे। एम देखी अशिक्षा, बीम देखी जाति प्रथा, और सिम देखी जनसंख्या, और डिम देखी दहेज प्रथा। सभी स्टूडेंट बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से, आप लोग काहे नहीं बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ढीला सिली से काम कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रोशन सिंह भी बता रहे हैं गुड़िया। चलिए, मानसी राय जुड़ चुकी हैं और सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। पिंटू और रौनक, चलिए बहुत अच्छा। फन जोन जुड़ चुके हैं, गुड़िया, चलिए बहुत अच्छा। सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सोनू सिंह भी जुड़ चुके हैं, रोहित कुमार, राजनी कुमारी जुड़ चुकी हैं, और सारा स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है। लाइक में आप लोग काहे का कंजूसी कर रहे हैं, तो लाइक करिए एक बार, ठीक है। निशांत, निशांत, चले, बीबीसी आई जुड़ चुके हैं, परवीन कुमार जुड़ चुके हैं, रामप्रीत कुमार जुड़ चुके हैं, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं सर, तो लाइक जरूर से करिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है सर, तो हो जाएंगे जाति प्रथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग दिया गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म आपसे पूछा जा रहा है। तो ए में दिया गया कि 18 फरवरी 1926, बी में दिया गया कि 18 फरवरी 1916, सी में दिया कि 18 फरवरी 1917 का, और डी में दिया गया कि 18 फरवरी 1906 का। तो देखिए नलिन बिलोचन जो शर्मा का जो जन्म हुआ था सर, वो हुआ था 18 फरवरी, कब, तो 18 फरवरी 1916। 1916 इसका राइट आंसर कहाँ पर हो जाएगा, तो बी में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न इस तरह से आते हैं आपके एग्जाम में। चले थर्ड नंबर प्रश्न देखिए कि भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठ से संकलित है, मतलब किस शीर्षक पाठ संकलित है, किसकी अध्याय है, कहानी है, या फिर यात्रा वृत्तांत है, या फिर भाषण है, या फिर डी में दिया गया कि ऋतु तार जाए। चलिए बताइए तो सर कि भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठ सहित की कौन सी विधि आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर कि भाषण है, जो भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा, बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका। चले नेक्स्ट प्रश्न 4 का आपको बताना है सर कि प्रेम की पीर के कवि किस कवि को कहा जाता है, यानी कि प्रेम के पीर की कवि पूछा जा रहा है आपसे। रसकान को, या फिर घनानंद को, या फिर प्रेम घन को, या फिर डिम दे के गुरु नानक को। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर, तो घनानंद, यानी कि वो बादल से कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत है, या फिर अज्ञे हैं, या फिर सिंह दे की दिनकर है, या फिर डी में दिया गया कि कुंवर नारायण है। चलिए तो 5 का राइट आंसर हो जाएंगे सर दिनकर, यानी कि जो उर्वशी के रत्नकार जो कौन है, तो दिनकर है। तो इसको याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न दिया गया यहाँ पर 6 नंबर की पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ पर कमरा है, यानी कि पेड़ पर कमरा नहीं है, ठीक है, यानी कि ये कविता का नाम है। दिया गया कि विनोद कुमार शुक्ल, और बी में देखिए अशोक वाजपेयी, और सी में देखिए अमरकांत, और डी में देखिए यतेंद्र मिश्र। देखिए 6 का राइट आंसर हो जाएंगे सर विनोद कुमार शुक्ल, जो पेड़ पर कमरा है, ठीक है, इसकी रचना है। चलिए रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है, ठीक है। मिहिर भोज की जो ग्वालियर है प्रसिद्ध किस भाषा में है, प्राकृतिक, या फिर अपभ्रंश, और सी में देखिए संस्कृत, और डी में देखिए हिंदी। चलिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग बता नहीं है रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए फोन जोन भी बता रहे हैं, राजीव सी बता रहा है, गुड़िया, जुल्ली, मिनी, बताइए, आप भी बताइए काहे लगे इधर उधर कर रहे हैं। देखिए तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे सर ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत। महिर भोज की जो ग्वालियर है प्रसिद्ध किस भाषा में है, तो संस्कृत में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न दिया गया है कि रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था। तो रुपये खाने का जो प्रपंच है वो किसने रचा था सर, तो रचा था ए में दिया गया, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। एम देखिए कहानीकार के मित्र, बीम देखिए कहानीकार के भाई ने, और सिम देखिए कहानीकार के रिश्तेदार ने, और डिम देखिए कहानीकार के साले ने। तो देखिए रुपये खाने का जो प्रपंच किसने रचा था, तो देखिए वो रचा था कहानीकार के रिश्तेदार, यानी जो अमरकांत थे, ठीक है, उनके रिश्तेदार जो थे उन्हीं ने रुपये खाने का प्रपंच रचा था, ठीक है, बहादुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि घनानंद की भाषा क्या है। तो घनानंद की भाषा आपसे पूछा जा रहा है कि अवधी है, या ब्रज भाषा है, या फिर प्राकृतिक है, या फिर पाली है। देखिए उस सेट में भी ये प्रश्न था, और फिर ईओ सेट में ये प्रश्न आ गया। तो घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया गया 10 नंबर प्रश्न, आपको बताना है कि बिरजू बिरजू महाराज के कितने देखिए बिरजू कितने साल के थे,
ठीक है। बिरजू कितने के साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, तो आप बताइए 8 साल या फिर 9.5 साल या फिर 10 साल या फिर 7.5 साल। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो वो कितने साल के थे सर? तो वो थे 9.5 साल। कितने? तो 9.5 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे। चलिए, इसको आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, फिर भाई थे, या फिर पिता थे, या फिर चाचा थे? सभी स्टूडेंट बताएंगे। आप लोग बता नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप लोग याद नहीं कर रहे हुए हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पर जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए ऑल इन वन सब स्टूडेंट बताइए, गुड़िया, फन जोन सभी स्टूडेंट बताइए, आरके गेमिंग। चलिए बहुत अच्छा। कोई स्टूडेंट ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, लेकिन इसका करेक्ट वाला जो आंसर हो जाएंगे सर वो डी हो जाएंगे, यानी कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, देखिए इस सारे प्रश्न जो आप किताब जब पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न दिया गया कार्थुसियन। ठीक है, कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय किस प्रकार का विश्वास करता है? तो इसका प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो कार्थुसियन था, ठीक है, वो ईसाई संप्रदाय की संप्रदाय किस पर विश्वास करता था? ए में दिया गया है कि मारपीट पर, बी में दिया गया कि झगड़ा में, और सी में दिया कि फंसाने में, और डी में दिया गया कि मैन में। ठीक है, तो चलिए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर? तो हो जाएंगे मौन में। ठीक है, मौन में। ठीक है, जो कॉर्थोसियन ईसाई था वो मौन में विश्वास करता है, मौन। ठीक है, मौन धारण करना जो मौन होता है ना उसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देगा, इसको राइट आंसर आप लोग मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर में हम लोग चलेंगे और कमेंट करना है। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि मछली है, मछली कैसी कहानी? देखिए मछली क्या है, कहानी या फिर निबंध है, या फिर शिक्षा शास्त्र है, और डिम्ड की ललित निबंध है? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो देखिए मुंह से तो सही चीज निकल जाती है। देखिए मछली क्या है? तो कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसको याद रख लीजिएगा। और आप लोग बताइए कि पिताजी ने कितने मछली को खरीद कर लाए हुए थे, आपको ये बताना है। ठीक है, और कितने उसमें से जिंदे मछली थी और कितनी मरी हुई थी? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं कमेंट में अभी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि कौन कौन स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया गया कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बताइए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? एम देखिए दिल्ली में, या फिर कलकत्ता में, पटना में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा सर? तो हो जाएगा पटना में। ठीक है, जो नलिन बिलोचन शर्मा थे वो उनका जन्म हुआ था पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा जो पटना के थे, बिहारी के थे। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसको आपको बताना है जल्दीबाजी में। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास के लिए, या फिर बुद्धि के विकास के लिए, या फिर शरीर, बुद्धि और आत्मा के विश्वास में, और डी में दिया गया कि आत्मा के विकास में। चले सभी इसमें बताएंगे कि गांधी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएंगे सर। और सभी इसमें बता रहे हैं कि सी होगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए। ठीक है, जो शिक्षा सहायक होती है महात्मा गांधी के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप इसको चलिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग बताएंगे कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? ठीक है, आप लोग जानते हैं कि सिख गुरु के 10वें गुरु हैं। ठीक है, और 5वां गुरु है। ये सारे सिख धर्म के जो गुरु होते हैं। ठीक है, तो 5वें गुरु को आपको बताना है कि कौन थे। गुरु नानक थे, या फिर अर्जुन देव थे, या फिर गुरु आनंद थे, या फिर रामदास थे? ठीक है, तो देखिए सभी गुरु को आपको याद रखना है। सिख धर्म के 5वां गुरु कौन है, 10वें गुरु कौन है, 9वें गुरु कौन है, 8वें गुरु कौन है? इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए 16 का राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अर्जुन देव है। ठीक है, देखिए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा कि रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान आपको बताना है कि आदि काल के कवि हैं, या फिर रीति काल के कवि हैं, या फिर आधुनिक काल के कवि हैं, या फिर भक्ति काल के कवि हैं? ठीक है, तो देखिए 17 का राइट आंसर हो जाएंगे सर। जो रसखान है वो देखिए किसका भक्ति कर रहे थे? तो कृष्ण का। ठीक है, वो हमेशा कृष्ण का भक्ति कर रहे थे, यानी कि वो भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? तो भक्ति काल के, यानी कि इसका राइट वाला आंसर आप लोग डी मारिएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट आदि काल का मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, भक्ति काल को मारिएगा। देखिए इसलिए मैं ट्रिक बता दिया कि रसकान भक्ति करते थे कृष्ण का जो भक्ति काल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न दिया गया कि कवि घनानंद के किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो कवि घनानंद ने किसके मार्ग को सबसे सरल कहा है? कर्म पंथ को, या फिर साधना
के मार्ग को या फिर प्रेम मार्ग को या फिर ज्ञान मार्ग को किसको कहा है? घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएंगे सर प्रेम मार्ग को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न दिया गया कि प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन में सभापति बने? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? तो देखिए 19 का राइट आंसर क्या होगा? ए में दिया गया है कि मिर्जापुर, बी में देखिए कलकत्ता में, और सी में देखिए काशी के, और डी में देखिए दिल्ली के। सभी स्टूडेंट बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा सर? तो हो जाएगा कलकत्ता के। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक बार लाइक काहे नहीं कर रहे हैं आप लोग? लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा लग रहा है? हमको इतना आपको पैसा दे रहे हैं, यानी टेलीग्राम पर क्यूज होता है तो आपको पैसा देंगे हम, और आप लोग बिना मतलब में हमको लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक कीजिए सब लोग। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना है कि चितंबरा पर, या फिर साहित्य काम पर, या फिर लोकायतन पर, या फिर डिमडेगी स्वर्ण किरण पर। तो देखिए सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा सर? हो जाएगा चितंबरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि चितंबरा राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसको याद रख लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा? यानी कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होगा? ए में देखिए ढाल और तलवार, बी में दिया गया है कि फूल और भौरे, और सी में देखिए भावड़े और हल, और डी में देखिए बाघ और भालू। तो देखिए जो जनतंत्र में कवि हैं उनके अनुसार राजदंड क्या है? राजदंड आपके पूछा जा रहा है, जो राजा थे, ठीक है, उनमें जो होता था वो राजदंड होता था। तो आप लोग बताइए राजदंड क्या था? तो भावड़े और हल है। ठीक है, भावड़े और हल एक क्या जाने क्या होता है। ठीक है, लेकिन भावड़े और हल यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चले 22 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकले वाला सूरज क्या है? यानी निकलने वाला जो सूरज है वो क्या है? एम दिया गया है कि खगोलीय पिंड है, या फिर प्रशंसनीय व्यक्ति है, या फिर प्रचंड क्रोध है, या फिर अणु बम है। देखिए जो अमेरिका वालों ने हिरोशिमा यानी एक नमक जापान में एक जगह है, ठीक है, हिरोशिमा, जो युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम वहां पर गिरा दिया था, उसमें बहुत व्यक्ति लंगड़े लुचे हो गए थे, उसी पर ये कहानी है हिरोशिमा। ठीक है, वो क्या है? तो एक अणु बम है। क्या गिराया था अमेरिका ने? तो अणु बम, परमाणु बम। तो अणु बम आप लोग मारिएगा हमेशा। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न देगा कि कवि के अंदेशों में कौन था? यानी कि कवि के अंदेशों में कौन था? एम देखा कि एक जानी दुश्मन, और बी में देखिए एक नेता, और सी में देखिए एक सन्यासी, और डी में देखिए एक दोस्त। कवि के अंदेशों में कौन था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा एक जानी दुश्मन था। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो एक जानी दुश्मन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? ठीक है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? एम देखिए बाजार में, या फिर गरीब बस्तियों में, या फिर शहरों में, और डिम देखिए कस्बे में। तो देखिए कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे गरीब बस्तियों में हुआ था, यानी कि बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, तो इसका याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न दिया कि बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? ठीक है, बच्चा कहाँ आकर ठमक जाता है? घर पर, घ पर, या फिर ग पर, या फिर घ पर, या फिर अंग पर। तो देखिए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो बच्चा कहाँ का ठमक जाता है? तो अंग पर। कहाँ पर? तो अंगा, यानी कि दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे। देखिए बच्चा जो होता है वो क ख ग अंग वहीं पे आकर ठमक जाता है, लेकिन ये किताब के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया गया 26 नंबर प्रश्न की रूपसा क्या है? रूपसा लिखा हुआ है, तो रूपसा क्या है आपको बताना है। इसका राइट वाला आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट बताइए जल्दी से कि रूपसा क्या है। ए में देखिए बंगाल की नदी है, या फिर बंगाल की एक सुंदर स्त्री है, या फिर बंगाल की मंदिर है, और डी में देखिए बंगाल की एक चौराहा है। तो रूपसा क्या है? तो इसका बताइए, सभी स्टूडेंट को बताना है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल की एक नदी है, जो एक रूपसा है वो एक प्रकार का बंगाल की एक नदी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न की तरफ में हम लोग चलेंगे, और आप लोग को बताना है जल्दी से। चलिए 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? जो भगवान की कृपा दृष्टि है वो कहाँ पर विश्राम करती है? सभी स्टूडेंट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एम दिया गया है कि कवि के भाल भाल पर, और बी में देखिए कवि के ओठों पर, और सी में देखिए कवि के नैनों पर, और डी में दिया गया है कि कवि के
कपोलो पर, ठीक है, कपोलो पर, ठीक है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर कवि के कपोलो पर, ठीक है, कपोलो पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो आप लोग साफ साफ यहाँ पर पढ़ सकते हैं कवि के कपोलो पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न देखिए कि मंगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती चाहती है। यानी कि प्रश्न है कि मंगमा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती है, चाहती है। एम देखिए बेटे के पास, माँ जी के पास, सी में दिया गया है कि थानेदार के पास, और डी में देखिए रंगपा के पास। तो 28 का आंसर आप लोग बताइए कि किसके पास रखना वो अच्छा समझती थी, कि यानी कि उसका पैसा कोई नहीं चुराएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माँ जी के पास वो रखना चाहती थी, ठीक है। तो इसका राइट वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली जा गई है, ठीक है। तो जो मछली है, मछली शीर्षक कहानी, मछली कहानी है और ये किस कहानी संकलन से ली गई है। ए में दिया गया कि पेड़ पर कमरा, बी में देखिए महाविद्यालय, और सी में दिया गया कि शहर अब भी संभावना है, ठीक है, शहर अब भी संभावना है, और डी में देखिए थोड़ी सी जगह। तो देखिए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो हो जाएगा महाविद्यालय। जो मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से संकलित है, तो हो जाएगा महाविद्यालय से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो आप लोग मार दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन एग्जाम में जाते हैं तो काहे ना आपको भोर पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को याद रखना है एग्जाम तक, ठीक है, कम से कम। देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न दिए कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी आपको लिखा जा रहा है, एम देखिए श्रीनिवास, बी में देखिए सात कुड़ी होता, और सी में देखिए ईश्वर पटलीकर, और डी में देखिए सुजाता। देखिए तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पाटेकर, ठीक है, पटलीकर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर। देखिए सभी स्टूडेंट जाते हैं, सभी स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, और सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में कमी कमी स्टूडेंट को जो 450 नंबर आते हैं, ठीक है, और वो भी आप ही के जैसा पढ़ता है और वो उसका उतना आ जाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हम लोग भी उतना लाएं, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो माँ कहानी का मुख्य पात्र आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी है, या फिर सीता, या कुसुम है, या फिर मंगू है। तो 31 का राइट वाला आंसर आप लोग को बताना है कि क्या होगा सर, तो हो जाएगा मंगू, ठीक है। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगू है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा माँ का, देखिए सभी का, देखिए जो भी कहानी है उसका मुख्य पात्र आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल उसको मुख्य पात्र को आपको याद रख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार दिख रहा है कि सभी जो भी कहानी है तो उसमें मुख्य पात्र आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद रख लीजिएगा, खोज खोज को, ठीक है। देखिए 32वां प्रश्न दिया है कि लंबी कतार देखकर वकील अमाल वकील अमाल को किस पर गुस्सा आया। लंबी जो कतार होती है उसको देखकर किस पर गुस्सा आया था, तो जल्दी से बताएंगे सर। तो इसका गुस्सा जो आया था डॉक्टर पर आया था, या फिर मृत पति पर आया था, या फिर और सी में दिया कि बेटी पर आया था, या श्रीनिवास पर आया था। तो लंबी कतार देखकर वो मृत पति पर आया था उसका गुस्सा, ठीक है, मृत पति, ठीक है। किताब की भाषा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो नगर कहानी आपसे पूछा जा रहा है कि किस भाषा से अनुदित है, उड़िया, फिर तमिल, और फिर गुजराती, और डिम देखिए कन्नड़। तो नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो 33 का करेक्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा सर, तो तमिल में, ठीक है। नगर कहानी जो है वो तमिल में अनुदित है, तो याद रखिए दिमाग में, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास है, या फिर सुजाता है, या फिर संवरदैया है, या फिर सात कोड़ी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर संवरदैया। धरती कब तक घूमेगी इस शीर्षक कहानी का कहानीकार जो होगा वो संवरदैया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न आप लोग को बताना है यहाँ पर कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। एम देखिए नारी का, बी में दिया गया कि पुरुष का, बच्चों का, और बहू का। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, नारी, पुरुष, बच्चे और बहू। इसका करेक्ट वाला आंसर क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे नारी का। नारी का प्रधानता दी गई है धरती कब तक घूमेगी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आप लोग मारिए, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 36 नंबर की देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से होगा। तो देवनागरी का आपको पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताइए, चले जल्दी से आप लोग बताइए कि देवनागरी लिपि का जो विकास किस लिपि से हुआ था, ब्राह्मी से, या फिर खरोष्टी से, या फिर रोमन से, या फिर गुरुमुखी से। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा सर, तो हो जाएगा
ब्राह्मी से, ठीक है। कहाँ से? तो ब्राह्मी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हिंदी में अंतः अस्त वर्ण की संज्ञा कितनी है? जो हिंदी होता है उसमें अंतः हस्तों की जो वर्ण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2, 3, 4 और 5। सभी स्टूडेंट बताइए। और इसका आंसर क्या होगा? 37 का। तो हो जाएगा सर 4 होती है। कितनी होती है अंतः हस्तों की संख्या? तो 4 होती है, ठीक है। याद रखिए 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में, देखिए सबसे पहले कोई एक चीज समझाना है कि देखिए जो हिंदी होता है वो 100 मार्क्स का आता है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नंबर कटने का नो चांस रहता है, यानी कि 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो जानते हैं सबसे पहले वो बना लीजिए। सबसे पहले हम कहेंगे कि किताब वाला जो जानते हैं उसको बनाइए, फिर उसके बाद में व्याकरण यानी संज्ञा का कितना भेद होता है, और संज्ञा और वर्ण या फिर ये जो आप लोग जानते हैं उसको आप लोग संधि विच्छेद या ये सब कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग किताब में जो होता है वही होगा, ठीक है। 100 में 100 मतलब दिया रहेगा तो उसमें 50 में 50 नंबर तो आपका आ जाएगा, तो उसमें कोई नहीं काट सकता, ठीक है। देखिए इस साल क्या होने वाला है, तो देखिए सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 50 में 50 लेकर आएंगे तो ऑब्जेक्टिव में तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन जो सब्जेक्टिव है उसमें आपको अशुद्धि नहीं करना है हिंदी में। और उसको आपको बनाकर 2 पेन लीजिए, एक ब्लैक और रेड तो प्रयोग नहीं करना है, एक ब्लू लीजिए, ठीक है। और दोनों पेनों से आपको, ठीक है, अच्छा से उसको हेडिंग डालिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्रश्न है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न दिया कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ऊपर लिख दीजिए समूहवाचक संज्ञा को हेडिंग डाल दीजिए और फिर उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से करके लिखिएगा तो आपको टॉपर की कॉपी वॉपी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे लिखकर वो टॉपर आए हुए हैं, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो 38 का आप लोग बताएं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन समूहवाचक संज्ञा है, समूह किसको दर्शाता है? एम देखी साभा, बीम देखी मनावता, और सिम देखी आदमी, और डिम देखी चावल। तो सभी स्टूडेंट बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा 38 का। तो बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएंगे सर साभा, यानी साभा में बहुत अधिक समूह रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न बताइए कि पंत जी, ठीक है, छयवादी कवियों में महान थे। जो पंत जी थे वो छयवादी कवियों में महान थे। लेखांकित शब्द का संज्ञा बताना है आपको, ठीक है। इस शब्द में आपको संज्ञा बताना है कि संज्ञा कौन है। एम देगा है कि समूहवाचक संज्ञा, बी में देगी द्रववाचक संज्ञा, और सी में देगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और फिर डी में देगी जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर? तो हो जाएंगे देखिए पंत जी, यानी जिस पर रेकरिंग रहेगा उसी को आपको बताना है कि वो संज्ञा संज्ञा वैसे में पंत जी को ही कहेंगे, क्योंकि नाम स्थान को बोध को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो नाम पंत जी है, ठीक है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा सर? तो एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक नहीं होगा, द्रववाचक नहीं होगा, या फिर जातिवाचक नहीं होगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति रहेगा तो व्यक्ति, यानी कि जब समूह यानी कि बहुत सारे व्यक्ति के तो वहां पर जाति लग जाती है, ठीक है। और द्रव यानी कि जैसे में पानी हो गया, जल, तेल, द्रव मतलब हो गया यानी कि जो बहने वाला चीज हो, ठीक है। समूह मतलब हो गया यहाँ पर यानी कि साभा हो गया, ठीक है। इस तरह से समूहवाचक यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर के यहाँ पर देखिए दिए गए कि कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा। देखिए प्रश्न भी पूछा गया था 2022 या 2021 में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा, या फिर कवित्री होगा, या फिर कवियत्री होगा, या फिर डिम देखिए कवियत्री होगा। देखिए तो इसका शुद्ध चूज करना है, ठीक है, स्त्रीलिंग रूप में, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो कब इत्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है कब इत्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसका करेक्ट वाला आंसर। चलिए ज्यादा प्रश्न नहीं है, कम से कम यहाँ पर 40-45 को प्रश्न है, ठीक है। इसमें तो करा देते हैं और कहानी खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग इसका टेस्ट देंगे, हिंदी का ही टेस्ट देंगे हम लोग टेलीग्राम पर। तो आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 41वां प्रश्न आप बताइए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि बिछरात बिक्षात क्या होता है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इन वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? चलिए बताइए। एम देखिए कर्म, और बिम देखिए करण, और सिम देखिए अप्रदान, और डिम देखिए अधिकरण। वृक्षात पत्राणी पतंती, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस कहानी इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, कर्म, बिम देखिए कारण, और सिम देखा प्रदान, और डी में दिया गया कि अधिकरण, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? देखिए कर्म को, ठीक है, करण से, कर्म ने करण को, ठीक है, अप्रदान अप्रदान से होता है, यानी कि जुदाई के समय, ठीक है। यानी कि जुदाई यानी कि पेड़ से जब पत्ते गिर जाएंगे तो यहाँ पर जुदाई हो रहा है वहां से, ठीक है, फिर वो नहीं जाएंगे। एक बार जुदाई हो गया तो फिर वापस नहीं जाएंगे, यानी कि इसका राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे अप्रधान से जुदाई के लिए। ठीक है, देखिए 42वां प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आदर का विशेषण होगा। तो आदर का विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, 42 का राइट आंसर आप लोग को देना है। एम दिया गया है कि आदर पूर्वक, बिम दे कि आदरकारी, और सिम दे कि आदर करणीय, और डिम दे कि आदरणीय। आदरणीय, चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा 42 का? तो हो जाएगा आदरणीय। ठीक है, आदर का विशेषण हो जाता है आदरणीय। ठीक है, आदरणीय महोदय। ठीक है, आप लोग कहते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखने में। ठीक है, तो चलिए 43 ही प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है मुखिया प्रख्यात लिखा है। चलिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, यानी कि प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि प्रख्यात में कौन उपसर्ग है। प्र है या फिर त है, प्र, प्रत्यु है या फिर डिम, देखिए इनमें से कोई नहीं है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सर प्र। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो प्र प्रत्यय है, यानी कि जो उपसर्ग प्रत्यय नहीं है सर, यहाँ पर उपसर्ग में पूछ रहा है। तो उपसर्ग हो जाएगा प्र, और उपसर्ग जो रहता है वो आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, यानी संख्या के पीछे लगता है। ठीक है, और उपसर्ग आगे लगता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है और आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। और चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्रेया बाबा, चलिए पूनम मिश्रा ये बता रही है, स्वीति भगत यहाँ पर 43 का ही बता रही थी, मानसी रॉय ये बता रही है, रौनक राज ये बता रहे थे, जूली बॉय, राजकुमारी, और किसी का पढ़वाना है नाम तो आप लोग जल्दी से करिए कमेंट। आर के गेमिंग, बरकत, आरोसी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। प्रियांशी, स्वीटी, चलिए रौनक, मिनिंग एमार, पिंटू, सुमन, प्रियांशु, आशुतोष, पिंटू, बिहार बोर्ड एग्जाम, मिनी गेमर, राजकुमारी, सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सभी स्टूडेंट एक बार जोरदार तरीके से लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन को दबाइए। सोनू चौधरी जुड़े हुए हैं, राजकुमारी, रौनक, चलिए मानसी, और किसी कोई कोई स्टूडेंट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं, राजकुमारी, सूर्या, पिंटू, स्वीटी, चले, प्रियांशु, जुल्ली, आशीष, चले बिहार बोर्ड एग्जाम, राजकुमारी, हीरा कुमार, हीरा कुमार, चलिए बहुत अच्छा, किरण कुमारी, और कोई स्टूडेंट है नए स्टूडेंट तो उनका कमेंट हम पढ़ना चाहेंगे। और आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, बरकत, आरसी, ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोग को पैसा कमाना है, पैसा नहीं यार, आप लोग तो पैसा क्या कमाइएगा, फिर आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, 400+ मार्क्स, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़िए, क्योंकि पैसा देने का यही कारण है कि आप में जोश जुनून जगेगा कि हम एक पर नंबर पर आएंगे टेलीग्राम पर। यानी कि 1,000 जब मेंबर हो जाते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है, तो डेली क्यूज होता है हमारा टेलीग्राम पर 8:30 में। ठीक है, तो वहां पर आप लोग जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया ऑलरेडी, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम लिंक लिखा रहेगा और उसका नीचे दिया गया उसका लिंक, तो वहां पर आप लोग क्लिक करके वहां पर जुड़ जाइए टेलीग्राम में। क्योंकि अभी देखिए, अभी जो टाइम हो रहा है सर, वो टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, जो देखिए 7:37 हो रहा है या 38 हो रही है। ठीक है, तो 7:38 हो रही है अभी। ठीक है, तो ठीक है, 1 घंटा बाद यानी कि 8:30, डेली 8:30 में लाइव क्लास होता है। तो आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को भी ऐड कीजिए, क्योंकि देखिए जो दूसरे के लिए सोचता है, ठीक है, तो उसका अपने आप भला हो जाता है। यानी कि जब आप दूसरे को ऐड कीजिएगा, फ्रेंड को, तो उसका दुआ आप पर लगेगा, वो अच्छा नंबर लाएगा तो आपको लगेगा, तो आप भी अच्छा नंबर लाइएगा। किसी ना किसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही, गलती रहेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप लोग जाकर वहां पर जुड़िए। ठीक है, टेलीग्राम पर अवश्य जाकर जुड़िए और डेली क्यूज कीजिए, क्योंकि क्यूज करने से होता है आपका रिवाइज होगा। क्योंकि जैसे में हम यहाँ पर करा लिए 60 प्रश्न पहला सेट से, और दूसरा सेट से हम लोग करा लिए 43 प्रश्न, कुल संख्या हो गया यहाँ पर 103 प्रश्न हो गया। ठीक है, तो 103 प्रश्न हो गया यहाँ पर। तो डेली हम लोग उतना प्रश्न को हम लोग कवर कराते हैं, और वहां पर टेलीग्राम पर भी 30 प्रश्न का क्यूज होगा आज, और देखेंगे कि आज का टॉपर कौन है, 30 में 30 कौन लाता है। ठीक है, तो आज से आप लोग जाकर जुड़िए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं कि 20 में 20, 30 में 30 लेकर आ रहे हैं डेली। और वो भी एक दो स्टूडेंट नहीं, 5 गो 6 गो स्टूडेंट जो होते हैं, जितना क्वेश्चन रहता है उतना में उतना लेकर आते हैं। अगर आप भी वैसा स्टूडेंट है, टैलेंट स्टूडेंट है, तो आप लोग भी जुड़िए टेलीग्राम पर, और आप भी, ठीक है, टेस्ट दीजिए। और कैसे टेस्ट दिया जाता है वो आपको मैं दिखाऊंगा, तब आप तक बने रहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और
देखिए यहाँ पर आप लोग दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और 25 में 25 आप लोग देखिए कि लक्ष्य कुमार यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा प्रथम रैंक, यानी कि जो इनका प्रथम रैंक है 25 में 25। 2 नंबर इट्स अमन 25 में 25 लेकर आ रहे हैं। संध्या वर्मा 25 लेकर आए हुए हैं। राजपुताना क्वीन 25 में लेकर आया। देखिए 25 में 25 कितना स्टूडेंट लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप भी जाइए और देखिए 24 में 24, 25 में 24, 23, ठीक है। शिवम कुमार, ऑल इन वन, शिवानी, देखिए सभी स्टूडेंट जुड़े हैं और डेली आप लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से आप लोग टेस्ट दीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में, और डेली मैं व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस भी लगा देता हूँ जो भी टॉपर आता है उसको, ठीक है। तो आप भी जल्दी से जाकर टेलीग्राम पर जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर आकर आराम से आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर जुड़ सकते हैं। और आपको ऐड भी करना है मेंबर को। देखिए यहाँ पर हम टेलीग्राम पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए 739 मेंबर हैं, और जैसे यहाँ पर 1000 मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग ऐड नहीं कर रहे हैं तो ऐड कीजिए, जैसे 1000 मेंबर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैसा भी मिलेगा। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लेकर आएगा उसके लिए 20 रुपया, और जो सेकेंड रैंक लेकर आएगा उसके लिए 15 रुपया, और जो थर्ड रैंक लेकर आएगा उसको 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए, और यहाँ पर यूज होता है डेली, और सभी स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए लक्ष्य कुमार 25, ईस्टमैन 25, और संध्या वर्मा 25, और राजपुताना क्वीन 25। तो ऐड कैसा करना है आप लोगों को, तो ऐड करने के लिए सिंपली से यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर बटन पर क्लिक करना है और नीचे ऐड मेंबर पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है। जो भी व्यक्ति को आप लोग को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये पहले से जो सिलेक्ट है वो सिलेक्ट है। मान लीजिए कि आपका कंटेक्ट में कोई फ्रेंड को आपको सेव करना है सबसे पहले, और उसको बाद में वहाँ पर ऐड मेंबर पाकर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर सिंपली से इसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है बटन, इसको हम लोग टेप करेंगे तो यहाँ पे ऐड लिखेगा, तो यहाँ पर सिंपली से ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। तो वो मेंबर ऐड हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको ऐड करना है, और अपने दोस्त को भी ऐड कीजिए और वो भी यूज करेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग लाइक करके ही जाइए, सब्सक्राइब करके ही जाइए। चलिए ओके, जय हिंद। रोहित शर्मा, जय हिंद सर, जय हिंद। चलिए प्रियांशु राज, चलिए, चलिए सनु चौधरी बता रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। चलिए मिलते हैं हम लोग 8:30 में। क्वेश्चन का भी क्यूज सेटअप करना है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी में से, हिंदी में से ही।